नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज़ का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। बिहार चुनाव में आज सेकेंड फेज की पोलिंग हो रही है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तब 122 विधानसभा सीटों के लिए विधायकों का चुनाव वहां की जनता कर रही है। इस बार का चुनाव बड़ा ज़बरदस्त रहा। वैसे जो इस फेज की पोलिंग है उसमें मेन एजेंडा सीमांचल का है। वही सीमांचल जहां पर ओवैसी ने पिछली बार 5 विधायक जीते थे, मायावती का 1 विधायक जीता था। लेकिन इस बार गुणागणित कुछ अलग हैं। गुणागणित इसलिए भी अलग हैं क्योंकि पिछली बार अखिलेश यादव की उतनी रवानगी, उनके नेताओं की उतनी दीवानगी विधानसभा चुनावों में बिहार में नजर नहीं आई थी। एक दो नहीं, 26 जनसभाएं अखिलेश यादव ने अकेले बिहार में की हैं। वो महागठबंधन में तेजस्वी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता थे जिन्होंने सबसे ज्यादा जनसभाएं की। उसके अलावा इकरा हसन चौधरी ने भी 15 के आसपास जनसभाएं की। अफजाल अंसारी की भी दर्जनों जनसभाएं हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी के कुनबे ने बिहार चुनाव में बड़ा जोर लगा दिया है। ये 26 जनसभाएं बिहार चुनाव का कितना समीकरण बदलेंगी, मनोज जी हमारे साथ हैं। भैया, कैसे देख रहे हैं अखिलेश जी की जनसभाएं और उसके बाद अब इंतजार नतीजों का? इन 26 जनसभाओं से क्या बदलने जा रहा है बिहार में? देखिए, एक लक्ष्य है समाजवादी पार्टी का कि बीजेपी सत्ता से दूर हटे। और सत्ता से दूर इसलिए हटे कि बीजेपी जनता के लिए काम नहीं करती, अपने साथियों के लिए, पूंजीपति मित्रों के लिए। और बीजेपी के कार्यालय कितने और गगनचुंबी इमारतों में बदल जाएं, तब्दील हो जाए, इसके लिए काम करती है। बीजेपी के नेताओं के पास जेट प्लेन हो जाएगा, हेलीकॉप्टर्स हो जाएंगे, छोटे छोटे, वो कहते नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश में का पिद्दी से जिलों के बीजेपी के नेताओं के पास 2-2 हेलीकॉप्टर मिलेंगे। ऐसे ऐसे बीजेपी के, मतलब ऐसा लगता है कि माँ लक्ष्मी उनके घर में जबरदस्ती कूद आई है कि नहीं हम पैसा आप ही के यहाँ है सारा। तो जो ये बीजेपी का नैरेटिव है पूरे देश में कि पैसे को सेंट्रलाइज किया जाए और सेंट्रलाइज करके जो बहुसंख्यक आबादी है उसको गुलाम बना लिया जाए, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार बिहार में जिस तरीके से उन्होंने रैलियां की, काम किया, वो 14 नवंबर को जब परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि कैसे पूरा अमूल चूल परिवर्तन हो गया बिहार में। जो बिहार में 50%, 54%, 52% वोट पोलिंग होता था, वो बढ़ के 65% के ऊपर चला गया और आज भी बम्पर पोलिंग है। तो निश्चित तौर पे बदलाव के लिए चुनाव हो रहा है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा बिहार की जनता की तरफ से, उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से, कि उन्होंने जो एक तेजस्वी जी अकेलापन था उनका, जो क्योंकि आदरणीय लालू जी बीमार हैं, उतनी मेहनत से नहीं कर सकते हैं काम, और पूरे बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी जी और उनके घटक दल के कुछ एक साथी को छोड़कर बहुत ज़्यादा चुनाव में मेहनत करने वाले दल उनके साथ नहीं थे। ये एक बड़ी बात दिखी कि महागठबंधन में राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, अखिलेश यादव हैं, तमाम दूसरे नेता भी हैं। लेकिन जो मेहनत अखिलेश यादव ने की, सवाल ये है कि क्यों की इतनी मेहनत? भाई, वो उत्तर प्रदेश का चुनाव तो है नहीं ना, आपके कोई प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सपोर्ट करना था, 2-4 जनसभाएं हो सकती थी, इतनी मेहनत क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी और आरजेडी, एक तो हमारा पारिवारिक रिश्ता भी है और दूसरे हम भी समाजवादी, वो भी समाजवादी, और लड़ाई हम लोगों की एक जैसी है। और जब एक जैसी लड़ाई है तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए सदैव ही तत्पर रहना चाहिए इंसान को। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रण किया है 2024 के चुनाव के पहले से ही कि मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े, बीजेपी के लड़ने के लिए कितनी भी ताकत लगानी पड़े, और मेहनत और ताकत और संघर्ष और समीकरण के आधार पे ही हमने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हरवा दिया, और बुरी तरीके से हरा दिया। जो 400 का सपना देख रहे थे वो 200 पार करने में ही उनको आफत आ गई। तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो अपनी एक स्ट्रेटेजी है उसके आधार पे मैं ये मान के चलता हूँ कि बिहार के लोग उत्साहित हुए हैं, बिहार के लोगों को विश्वास आया है। एक जब व्यक्ति अकेला लड़ने जाता है कहीं पे तो ऐसा लगता है कि आम जनता और देखने वालों को लगता है कि अरे अकेला व्यक्ति किससे जीत लेगा, पिछली बार भी नहीं जीत पाए थे, अकेले लड़ रहे हैं, अकेले रैली कर रहे हैं, दूसरा इनके साथ कोई नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो एक हम सफर की तरह और एक ऐसा कंधा और हाथ पकड़ के उनका आगे बढ़ाने का काम किया, और वो बने, आगे बढ़े, बिहार समृद्ध स्टेट बने। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में था, और उस बीमारू राज्य की श्रेणी से अगर किसी ने उसको बाहर निकाला
और एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, पूरे देश में दुनिया में उत्तर प्रदेश की पहचान दी, तो वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी। तो क्या इसका असर, ये जो कैंपेनिंग है अखिलेश यादव जी की, इसका असर आप उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी देखेंगे? उत्तर प्रदेश का तो परिणाम ही अलग होगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, नहीं, असर पड़ेगा आपको लगता है? अरे मैं इस पे अभी बाद में बात कर लूंगा, ये आपका सवाल जो है ना वो बहुत लंबे समय पे, लेकिन मैं बिहार की बात बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश का असर किस तरह बिहार में है। कि एक गोदी मीडिया का चैनल एक लड़की के पास गई और पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश वाला विकास यहाँ भी चाहिए? तो उस लड़की ने क्या कहा, बिहार की लड़की ने कहा कि हाँ, वो उत्तर प्रदेश का विकास चाहिए जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में किया है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश के विकास का जो पूरा पैमाना है वो पूरे देश के राज्यों को पता है कि किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अमूल चूल परिवर्तन किए, एग्जाम्पलरी काम किए हैं। वो मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ का कोई विकास का मॉडल नहीं है, उनका तो विनाश का मॉडल अगर है। यही मॉडल तो वो अपना पेश कर रहे हैं। 20 जनसभाएं योगी आदित्यनाथ जी की भी रही हैं। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हमने करके दिखा दिया वो बिहार में भी करके दिखा देंगे। तो आपको नहीं ये आएंगे तो रंगदारी लूटदारी, हम आएंगे तो सबका विकास, मतलब जो अपराधी होंगे वो राज्य छोड़ देंगे। आपको ये बात नहीं मालूम है कि बिहार में चुनाव प्रचार करने गए थे कि रंगदारी भी योगी जी करने? आपको नहीं मालूम है? वो रंगदारी योगी जी से, मोदी जी से और अमित शाह से कर रहे थे। काहे की? मुख्यमंत्री पद की चुनाव में वो कोई प्रचार करने थोड़ी नहीं गए थे, उत्तर प्रदेश का मॉडल प्रस्तुत करने थोड़ी नहीं गए थे कि हम उत्तर प्रदेश का मॉडल। वो तो वहां पे वैसी बात से बोल रहे थे कि जिससे वो मुख्यमंत्री पद पे बने रहे। और जो बयान आए हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के किसी भी मुख्यमंत्री के अंदर मुझे नहीं लगता है कि इतनी बात होगी, इतनी हिम्मत होगी कि संवैधानिक पद पर बैठकर किसी नेता को इस तरह के शब्दों से इस्तेमाल ये भी बड़ा है, ये राजनीतिक घटिया शब्दों की। तो वो इसलिए कर रहे थे कि उनकी कुर्सी बची रहे। वैसे मैं अभी बता दे रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी बता दूं आपके कि योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता का कृपा है, आशीर्वाद है जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं। अगर हमारे नेता उनके खिलाफ बयान देना बंद कर देंगे तो उनको तत्काल हटा दिया जाएगा। एक बीजेपी के ही मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो गए थे बिहार में, वो भी एनडीए में उनको सीटें नहीं मिली, अपना चुनाव लड़ रहे थे। कल उनका एक बयान आया है, उन्होंने पिछले इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि 90 में जब वोटिंग ज़्यादा हुई तब लालू यादव मुख्यमंत्री बने, 95 में वोटिंग ज़्यादा हुई तब भी लालू यादव मुख्यमंत्री बने, इस बार भी 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई है, राजद की सरकार बन रही है। उनका क्यों हृदय परिवर्तन हो रहा है? नहीं, उनका हृदय परिवर्तन नहीं है, वो वास्तविकता है। अब जब गठबंधन में है नहीं बीजेपी के, हाँ। तो सही है बोलेंगे ना। तो लेकिन यहाँ भी तो रहना है। नहीं, रहना है तो क्या हुआ? बिहार में गठबंधन थोड़ी नहीं है उनका, उत्तर प्रदेश में गठबंधन है। तो उनको भी मालूम है कि चला चली की बेला है, बिहार के बाद विदाई कहाँ की होगी, छोटे घर के बाद विदाई बड़े घर की होगी। तो उन्हें भी मालूम है कि अपनी धारा को, अपने प्रवाह को, अपने उस भाषा का प्रयोग उसी तरह करो कि कम से कम दूसरे दलों से भी नजदीकी आने का मौका बना रहे। तो उसमें सच्चाई है कुछ, या ये सिर्फ वो गठबंधन में नहीं है इसलिए विरोध में कह रहे हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होने वाली कहानी? नहीं, इस तरह तो आप बात करिए तो वो जन स्वराज वाले हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन तो परिवर्तन होके क्या उनकी सरकार थोड़ी नहीं बनने जानी है। किसकी सरकार? आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार की जनता ने बड़ा मैंडेट देने का मन बनाया और आज शाम को एग्जिट पोल आ जाएंगे। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ एग्जिट पोल का ज्यादा हिस्सा एनडीए की सरकार बनवाएगा। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से पहले ही बता रहा हूँ। 2-1 एग्जिट पोल हो सकता हो जो ये बात कहें कि नहीं यहाँ पर 20 में 2 बताएंगे, वो कहेंगे हम ही सच्चे थे, बाकी हम ही सच्चे थे। और लेकिन रियलिटी है चूंकि मीडिया को वहाँ लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जितने भी अभी एग्जिट पोल आएंगे और उस पर ये आप बता दीजिएगा जीता हुआ, जिससे कि अगर क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाए तो उसमें अधिकारियों को आसानी रहे। आपको डर है जो पिछली बार हुआ था, जब एनडीए को सरकार बनाने की जरूरत पड़ेगी, विधायकों की तोड़फोड़, खरीद फरोख्त, ये भी काम वहाँ हो सकता है? इस बार डर बिहार के अधिकारी चुनाव कर्मचारी और उनके जो प्रशासनिक अधिकारी वो और बीजेपी के लोगों को है, और किसी को डर नहीं। एक और ये नहीं पूछा आपने डर क्यों है? जनता जुटियाएगी अगर बेईमानी की तो इतना मान लीजिए, क्योंकि जब परिवर्तन की बात होती है ना तो फिर जनता बर्दाश्त नहीं करती है। वो तो किसी उप मुख्यमंत्री के ऊपर गोबर भी फेंक दिया गया था। आपको मालूम है, गोबर फेंक दिया था। वो मंत्री क्या कह रहा था, अरे देखो मेरी स्टेन गन तुम्हारी किस काम की, मेरे ऊपर हमला हो रहा है, इस तरह की बातें। वो बिल्कुल तय है। एक चीज और है, बिहार चुनाव में बड़ी दिलचस्प देखने को मिली, वैसे इस बार बड़ा मुलायम चुनाव लड़ रहे हैं। वो मायावती को 3 सीटों पर खुला समर्थन दे रहे हैं कि आप कैंडिडेट अपना लड़ाइए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा।
क्यों ओवैसी इतने मेहरबान हैं? क्या जो काम आप उनके लिए नहीं कर रहे हैं गठबंधन में शामिल करने का, या जो राजद नहीं कर रहा है उन्हें वहां गठबंधन में शामिल करने का, वो चाह रहे हैं कि बहन जी कर लें? वो भाजपा से उनका गठबंधन है ही है। अब लिखित रूप से नहीं है, लेकिन अलिखित रूप से तो है ही है, ये सभी को मालूम है। वो वही शब्द बोलते हैं जिससे बीजेपी को फायदा मिले। मैं भी कई शब्द बोल सकता हूँ जिससे बीजेपी को बैठे बैठे लाभ मिल जाएगा। हमारे वोट हो सकता है सेंट्रलाइज हो जाएं, लेकिन उससे बीजेपी को लाभ मिल जाएगा। लेकिन हम नहीं बोलते, हमारे नेता नहीं बोलते, लेकिन वो बोलते हैं। हमारे नेता दरअसल हमारी पार्टी में भी अल्पसंख्यक कम्युनिटी के बहुत सारे लीडर हैं, और चाहे तो वो इससे भी बड़े बड़े बयान दे सकते हैं, लेकिन वो बयान इसलिए नहीं देते हैं कि उससे बीजेपी बैठे बैठा है चुनाव का माहौल बना लेगी। लेकिन थोड़ा सा आप जो शब्द कह रहे हैं उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं कि इस बार उनका टेम्परामेंट थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि जब जनता को आपको सपोर्ट जनता नहीं करती है तो फिर आपका टेम्परामेंट अपने आप डाउन हो जाता है। वही स्थिति है। मुझे लगता है कि सीमांचल के लोगों ने भी मन बना लिया है कि अब ओवैसी के विधायक नहीं बनाने हैं, बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। आप लोगों ने तो सीमांचल में वो गर्दा तोड़ दी है, मुसलमान नेताओं के खिलाफ मुसलमान नेता उतार दिए हैं। अफजाल अंसारी ओवैसी को चुनौती देते हैं कि तुम्हारी पार्टी में जितने विधायक नहीं देश भर में, उतने विधायक सांसद मेरे घर में अकेले हैं। इकरा हसन चौधरी कहती हैं बच जाओगे तो कट जाओगे, इस बार आपको साथ में रहना है। इमरान प्रतापगढ़ी जाते हैं तो हेलीकॉप्टर उतरने की जगह नहीं मिलती है। मतलब ये वाली राजनीति का टैक्टिक्स आपने ढूंढ लिया कि मुसलमानों के बीच में चुनाव लड़ना है। ओवैसी अगर मुसलमान नेता हैं तो हम मुसलमानों से ही उसकी काट कराएंगे, लोहा लोहे को काट रहा है। देखिए, आप कह सकते हैं ये, चूंकि आप पत्रकार हैं, ओवैसी कह सकते हैं कि वो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ये शब्द एक्सेप्ट नहीं करती। समाजवादी पार्टी के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, कोई भी धर्म का व्यक्ति है, वो हमारा वोटर है, हमारा देशवासी, वो भारतीय है। तो हम अपने समीकरण के हिसाब, जिसको संविधान पे भरोसा है, जिसको समाजवाद पे भरोसा, हम उसको अपने पास जोड़ने की बात कहेंगे। अब जिसको आरएसएस से भरोसा है और संविधान की जगह नागपुर के संविधान पे भरोसा, उसको समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम नहीं करती है। तो हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद, लीडर, जो भी जिस भी धर्म के हैं, जिस भी वर्ग के हैं, उन सब लोगों का यही मन है कि वहां पे सरकार बने, और सरकार बने तो वोटों का बंटवारा ना हो। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तेजस्वी जी की मदद की, इंडिया महागठबंधन की मदद की। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास 1 सीट थी और समाजवादी पार्टी के साथ लड़कर उनकी 6 सीटें हो गई। अगर उनका टिकट का वितरण सही हो जाता कांग्रेस का, और अच्छा हो जाता, अगर वो टिकट ऐसे ऐसे ना फेंक देते, ऐसे जैसे फेंक दिया, अच्छे प्रत्याशी लड़ाते, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति जी ने सीतापुर का टिकट मौके पे बदलवा कर और उनका सांसद बनवा दिया। अगर वो जिसको दे रहे थे वो नहीं जीतता चुनाव, तो इस तरह अगर राष्ट्रपति जी से पूछ के टिकट दे देते तो उनके 17 में 15 आ जाते। ये मैं दावे से कह रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी। और मैं माइक ले लूँ अब? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, क्योंकि फिर आप कोई बात और कहेंगे, मुझे कंक्लूजन करना है। तो मनोज जी, आप बिहार चुनाव पे तमाम गुणागणित बता रहे थे कि कैसे अखिलेश यादव के वहाँ पर जाने से फिजा बदली है, कैसे 26-26 जनसभाएं, 26-26 रैलियों में लोगों का हुजूम दिखा है। ये बात तो साफ तौर से आप भी समझिए कि जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तब बिहार में सेकेंड फेज की पोलिंग चल रही है। 122 विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा जो टारगेट है, जो सबसे ज्यादा नजरों के बीच है, वो सीमांचल का वो इलाका है जहां पर मुस्लिम बहुलता है। मुसलमान सीमांचल में कई सीटों पर 30 से 40% है, कुछ जगहों पर 75% है, कुछ जगहों पर 90% तक है। यानी कि मुसलमानों की राजनीति का केंद्र बिंदु सीमांचल है। इसीलिए ओवैसी की विधानसभा के चुनाव की लड़ाई भी सीमांचल में सबसे ज्यादा है। समाजवादी पार्टी ने उसकी काट मुसलमान नेताओं के तौर पर ही ढूंढी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इकरा हसन की दर्जनों सभाएं हुई, अफजाल अंसारी की जनसभाएं हुई। महागठबंधन में कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को सीमांचल में उतारा, राहुल गांधी वहां प्रचार करने नहीं गए। यानी कि मुसलमानों के लिए मुसलमान नेताओं को उतारा गया और एक लंबी पॉलिसी के तहत, एक लंबे कॉन्सेप्ट के तहत, लंबी राजनीति के तहत वहां पर चुनावी बिसात बिछाई गई है। अब जब 14 नवंबर को नतीजे आएंगे तो सबकी निगाहें रहेंगी कि क्या ओवैसी इस सीमांचल की बेल्ट से अपने उन 5 विधायकों को बचा पाएंगे। मायावती, जिनको कई सीटों पर ओवैसी सपोर्ट कर रहे हैं, दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर वो चुनाव लड़ रही हैं, वो वहां पर क्या कर पाएंगी। और अल्टीमेटली अखिलेश यादव ने जो पूरा जी जान लगा दिया है अपने नेताओं की फौज उतार करके और खुद जनसभाओं को करके, वो कितना बिहार में फ्रूटफुल राजद के लिए माहौल बना पाएंगे, इसके लिए 14 नवंबर का इंतजार। लेकिन बिहार का चुनाव बहुत जोरदार है, बहुत मस्त है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।